अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आज हमारा रेगुलर प्रोग्राम जो कि एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ होता है, स्पॉटलाइट ऑन इंडिया, और उसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफ्तगू किया करते हैं। और आज भी हमने 2 टॉपिक्स पे बात करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि आपको पता है कि साल हो चुका हुआ है, जो लद्दाख का स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चाइना के दरमियान। और दूसरा हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है अफ़गानिस्तान की सिचुएशन क्या है। आज भी एज़ वी स्पीक वहाँ पे वायलेंस हो रही है, लड़ाई चल रही है। दोनों तरफ़ें जो हैं वो कह रहे हैं कि इतने लोग हमने मार दिए, वो कह रहे हैं कि हमने मार दिए। तो ये ब्लडशेड जो है वहाँ पे रुक नहीं रहा है। और जहाँ तक लद्दाख का स्टैंड ऑफ का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि 1 साल के बाद भी अभी भी वहाँ पे टेंशन मौजूद है। शुरू में आपको याद होगा कि डाउन प्ले करने की कोशिश की गई थी इस पूरे किस्से को, लेकिन फिर जब लड़ाई हुई और 20 इंडियन सोल्जर जो थे उनकी मौत हो गई, फिर वो ज़ाहिर है कि रुक नहीं सकता था सिलसिला, और उसमें लोगों को काफ़ी पता चला। टेंशन्स भी हुई, स्कर्मिशेस भी होती रहीं। फिर डिसएंगेजमेंट हुई, बाद में हमने देखा कि पैंगोंग त्सो के इलाके से, और फिर उसमें ये भी कहा गया कि हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अप्रैल 9 के बाद उसकी मीटिंग जो हुई, उसके बाद फिर अभी तक कोई मीटिंग नहीं हो सकी। तो इस वक़्त ज़रा देखते हैं कि इस वक़्त सिचुएशन एज़ वी स्पीक लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? दोनों इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, और हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। एयर मार्शल साहब, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर, मॉर्निंग। एयर मार्शल साहब, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हम लद्दाख से शुरू करते हैं। क्या खबरें हैं? जो हमने देखा था कि डिसएंगेजमेंट का कहा गया, और उसमें हमने देखा कि मामलात कुछ थोड़े से सुधरे भी थे। लेकिन उसके बाद क्या सिचुएशन है एज़ वी स्पीक? कोई लेटेस्ट बेहतरी की सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं या टेंशन अभी तक मौजूद है? नहीं, आपने खुलासा तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया, मेरा तो काम आपने आसान बना दिया, क्योंकि सूरत-ए-हाल जो है हाँ, एक तरीके से स्टेलमेट है। ना ठीक। तो हालात अच्छे हुए हैं, ना तो हालात में सेटबैक हुआ है। मगर ये जायज़ा लेने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि इसके सबब जो हैं हमारे जनूबी एशिया में, हमारे पड़ोस में जो रणनीतिक या हिकमत अमली का पड़ोस है हिंदुस्तान का, तो उन सब ममालिक पे, इस पे क्या सबक सीखते हैं, क्या असर पड़ सकता है। पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार ने इस इश्यू को जब शुरुआत हुई थी 1 साल पहले, जैसे आपने कहा कि पहले तो उसको थोड़ा प्ले डाउन किया कि इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है, मगर सब 20 हमारे फौजी गलवान में मरे तो फिर तो सारे आलम में ये जी। पता लग गया कि क्या हो रहा है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात जो है कि अभी इस वक़्त 4 जगहें हैं लद्दाख में, डेप्सांग प्लेन्स जो हैं, गोगरा है, हॉट स्प्रिंग्स है और डेमचोक है। वहाँ ठीक। पे अभी भी तनाव जारी है, कोई विथड्रॉवल नहीं हुआ है, डी-एस्केलेशन नहीं हुई है, हाँ, सिर्फ़ अलहैदगी हुई है। अलहैदगी मतलब डिसएंगेजमेंट हुई है, डिसएंगेजमेंट। मगर फ़ौजें चीन की और हमारी, वहीं एक भी जवान वापस नहीं लाया गया है, चीन से या हमारी तरफ से। चौथी बात जो आपने बड़ी अच्छी सुनाई कि देखिए 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीने में कोई सफ़ीराती या फ़ौजी तरीके की बहस या बातचीत नहीं हुई है। उसकी वजह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि चाइना इज़ रिफ्यूज़िंग टू टॉक ऑन दिस इश्यू। हिंदुस्तान ने थोड़ा-सा मतलब उल्टाव भी किया है। पहले हमारी सरकार ने कहा है कि जब ये स्टैंड ऑफ बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पे था, तो हमारी सरकार ने कहा था कि जब इसको हम रिज़ॉल्व करेंगे, एक ही वक़्त साइमल्टेनियसली सारे मुद्दे जो हैं इस एरिया में, इस इलाके में, वो खत्म हो जाएँगे। मगर उसपे उन्होंने उल्टाव किया कि जब आप जानते हैं, जब हम कैलाश हाइट से वापिस आए और चीन फिंगर 3 जो पैंगोंग की झील है, फिंगर 3 से वो फिंगर 8 पे गए हम, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि फिंगर 8 तो हमारी क्लेम लाइन है, वो अपनी हमारी क्लेम लाइन में गए हैं। ठीक। मगर आगे बात करने के लिए चीन बिल्कुल तैयार नहीं है, ये अच्छी खबर नहीं है। दूसरी जो एक एक और जो ओवरवेलमिंग जो हालत रही है, वो है कि जो महामारी की है। ठीक। महामारी ने भी जो हिंदुस्तान की पोज़ीशन है जनूबी एशिया में या हमारी हिकमत अमली के पड़ोस में, थोड़ा सेटबैक हुआ था।
क्योंकि मैत्री मतलब एक दोस्ती का एक वैक्सीन पे फाउंडेड इम्पल्स था। तो उस पे भी थोड़ा सेटबैक हुआ है, क्योंकि अब बांग्लादेश और श्रीलंका जिनको हम वैक्सीन देने वाले थे वो चीन से ले रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास खुद के लिए वैक्सीन नहीं है। आपके नाज़रीन जानते हैं अभी भी हमारी महामारी की हालत बहुत बुरी सूरत हाल बहुत ही खराब है। हाँ, कुछ केसेस कम हो गए हैं, जो जिसे हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी कम हुआ है, मगर फिर भी आधी डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान में अभी भी 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, तो वो खुशखबरी नहीं है। मगर एक और चीज जो चीन ने भारत को एक तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड की ऑफर दी है, उसको भारत ने नहीं माना है। इसकी वजह तो रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आप एक तरीके से स्टैंड ऑफ करते हैं, वहां पे फौजें भेजते हैं, इंट्रूजन करते हैं, खलल अंदाजी करते हैं, जो एरिया है जिस पे कोई शक था किसके पास है, मगर पेट्रोलिंग होती थी, पूरा वो वहां पे उल्टाव किया है। दूसरी तरफ से आप एड ऑफर कर रहे हैं। पर सबसे बात जो हमारा सिविलाइजेशनल इशू है, देखिए भारत की और चीन की सिविलाइजेशन जो है सबसे पुरानी है। सारी बाकी सिविलाइजेशन तोड़-फोड़ में खत्म हो गए हैं। मगर जो सिविलाइजेशंस की बातचीत होती है, वो तहज़ीब की बात होती है। अब चीन ने और चीनी मीडिया, वो सरकारी मीडिया है, क्या तस्वीरें दिखाई हैं अपने लोगों को और सारे आलम को, कि एक तरह से हमारी लाशें क्रिमेट हो रही हैं, जल रही हैं, तो दूसरी तरफ से उनका रॉकेट चल रहा है, और वो कहते हैं कि देखिए 2 किस्म की आग है, एक तो हिंदुस्तान की आग है, लाशें जल रही हैं, और हमारी आग है जो रॉकेट्स चलाते हैं। ये तो पहली। दूसरी बात जो जिसे हम कहते हैं मालूमात की जंग, इंफॉर्मेशन वार, वो दूसरी बात ये थी कि कहते हैं जहाँ कुत्ते क्रिमेट होते हैं नॉर्मली, सामान्य सूरत-ए-हाल में, तो अब उसी जगह पे लोगों की लाश जलाई जा रही है। तो ये मेरे ख्याल में जितनी भी जंग क्यों ना हो, कितनी भी तनाव क्यों ना हो, ऐसी अल्फाज का इस्तेमाल करना एक सिविलाइजेशन को बेहोव नहीं करता है। तो आप जानते हैं हमारी सिविलाइजेशन में तो इस्लामिक सिविलाइजेशन भी हजार साल की मौजूद है। ये कॉम्प्रिहेंसिव सिविलाइजेशन है। भाई बॉर्डर पे अगर हम जाएं तो देखिए कि चीन का तो एक मत ये है कि वहां पे हिंदुस्तान की फौज रहे, इतनी तादाद में रहे कि उसकी कीमत ज्यादा, असर जो होगा वो हिंदुस्तान पे होगा। जो हमारा आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन हमारी फौजों का है, वो तो रुक जाएगा, क्योंकि अगर आपका रेवेन्यू बजट जाता है कि आपकी इतनी तादाद में फौज लद्दाख में मौजूद है, तो कैपिटल में आप एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं। बुनियादी ढांचा दोनों साइडों से चीन ने भी बढ़ाया, हमने भी बढ़ा दिया है। जो बायलैटरल इंडिया चाइना रिलेशन है, उस पे कोई पॉजिटिव असर नहीं आया है 1 साल से। तिजारत में भी बहुत कमी हुई है। हाँ, अभी भी थोड़ी-थोड़ी तिजारत है जहाँ पे इंडिया डिपेंडेंट है, जैसे दवाइयों का है, ड्रग्स का है और पावर सेक्टर का है, वो चीन चला रहा है, उनकी मवाइश जो है, उनके लिए अच्छा है। मगर एक जो खतरनाक बात ये है कि वो जो आर्मी है चीन की, उसका किरदार चीन की डिसीजन मेकिंग में बढ़ गया है। तो वो एक बहुत ही नई एक सूरत-ए-हाल है, क्योंकि हालाँकि शी जिनपिंग कमांडर इन चीफ है। क्या ये नेगेटिव डेवलपमेंट है? जी? मैंने कहा ये आप समझते हैं कि नेगेटिव ये डेवलपमेंट है? ग्रेजुअल, ये अचानक नहीं हुआ है। ये डेवलपमेंट 2013-14 में जब शी जिनपिंग को झूले पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म अहमदाबाद में झूले में उनको सैर करवा रहे थे, तो उस वक़्त उनकी फ़ौज वहाँ पे चुमार में मौजूद थी। सारा आलम बिल्कुल सरप्राइज़ हो गया, ये अचानकी से क्या है? तो मतलब ये पीएलए अपने वज़ीर-ए-आज़म या जो उनके सद्र हैं चीन के, उनको एक सिग्नल दे रहे थे कि आप क्या झूले पे हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तब से ये 7-8 सालों में पीएलए की पोज़ीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है। हालाँकि कमांडर इन चीफ शी जिनपिंग हैं,
वही शी जिनपिंग जहाँ के माओ से तुंग का भी कमांडर इन चीफ नहीं थे, डन सही बात। शाओपिंग का भी कमांडर इन चीफ नहीं थे। तो ये एक नई बात है जो देखिए अब सबसे बड़ी जो बात इस वक्त मोटे-मोटे कुछ कह सकते हैं। इसमें पहले इरमान साहब एक चीज मैं जरा थोड़ा सा आपसे क्लैरिफाई कर लूं कि जब आपने बात की ना डिसएंगेजमेंट की और कैलाश रेंज में से निकलने की, तो उसमें मैंने एक दफा पहले भी आपसे जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि दैट वाज द ओनली लेवरेज इंडिया हैड, और वो भी लेवरेज अब इन्होंने लूज कर दिया। तो हमने देखा कि वहां पे पोजीशन जो थी वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पोजीशन ऑफ वीकनेस पे शायद आ गई। और फिर हमने ये भी महसूस किया कि कुछ लग रहा था जैसे इंडिया वाज कीन टू अनाउंस द क्लोजर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट टू सून और बाय क्रिएटिंग द इंप्रेशन ऑफ एन ऑनरेबल सोल्यूशन, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। डू यू एग्री विद दिस? आई कंप्लीटली एग्री विद यू इशरार साहब। तो ये क्या हुई कि उस वक्त हमारी सरकार ने कहा कि हम बाइज्जत इस स्टैंड ऑफ को एक क्लोजर में लाते हैं ताकि हम सारे आलम को एक मालूमात दे सकते हैं, एक तरीके की सिग्नलिंग दे सकते हैं कि देखिए हमने एक ग्रेट पावर के साथ जो कुछ भी हमारा मसला था इस पर क्लोजर लाया है। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं था, क्लोजर हुआ नहीं है। अब भी हम आपसे बात कर रहे हैं, क्लोजर नहीं हुआ है। मेरा फिक्र सबसे ज्यादा ये है कि ये कभी भी वल्नरेबिलिटी लेवल इतनी ज्यादा है कि अगर आपकी डी एस्केलेशन नहीं हुई है, सिर्फ अलहदगी डिसएंगेजमेंट हुई है, तो कहीं भी कोई हादसा जो है, अब हाल ही में अखबारों में आया है, न्यूज रिपोर्ट्स आए हैं गलवान में, क्योंकि ना तो हमारी सरकार कुछ कहती है ना तो चीन की सरकार कहती है जो वहां हो रहा है। अब हाल ही में गलवान में 2 हफ्ते पहले कुछ थोड़ा सा एक इंसिडेंट हुआ था, मगर काबू में लाया गया। मगर मैं जो कहने जियोपॉलिटिक्स की बात कहना चाहता हूं कि चीन के लिए अब पाकिस्तान की बहुत जरूरत है, उसमें ठीक बात। कोई शक नहीं है। ये सिर्फ सीपेक की वजह से नहीं है कि मगर अगर उनका लद्दाख में आना, एक वजह ये भी है कि जो सीपेक के लिए और शक्सगाम वैली के लिए जो उनको एक तरीके की गहराई की दिफा चाहिए, डिफेंस चाहिए, ठीक। डिफेंस डेप्थ चाहिए। तो अब शक्सगाम वैली में आपको तो मालूम होगा मगर नाजरीन को पता नहीं मालूम है कि नहीं, 70 किलोमीटर बाय 70 किलोमीटर का ये 5100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आपको हैरानी होगी, मेरे ख्याल में आपको भी शायद मालूम नहीं होगा, 242 ग्लेशियर्स हैं उस एरिया में। मुझे 242, इतना पानी, फ्रेश वाटर अवेलेबल है। तो उन्होंने, चीनियों ने पाकिस्तान से ये शक्सगाम वैली किस लिए ली? सड़क तो फिर भी बन सकती थी, क्योंकि वहां उस वैली में उन्होंने प्लांट या तो लगाया है, शुरुआत हुई है कि लगाने वाले हैं। 1,30,000 मेट्रिक टन का जो है वो क्या बना रहे हैं, पॉलीसिलिकॉन। पॉलीसिलिकॉन से क्या होता है? पॉलीसिलिकॉन से आप सिलिकॉन वेफर्स बनाते हैं और सिलिकॉन वेफर्स से आप बनाते हैं माइक्रोचिप्स। इन माइक्रोचिप्स ये नया ऑयल है, जैसे हम वेस्ट एशिया में कहते थे ऑयल है ग्रेट हाँ। पावर। अब सिलिकॉन जो है माइक्रोचिप्स, इस पर सारा आलम डिपेंड है। आपका सेलफोन हो, आपका लैपटॉप हो, आपका एक्सरेज हो, हेल्थ केयर से कोई सेक्टर नहीं है जिसको आपको माइक्रोचिप्स की जरूरत ना हो। और इसके लिए, बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो रेत चाहिए, तो जहाँ रेगिस्तान, टकला मकान, डेजर्ट है लद्दाख के एरियाज में, वहां से आपको रेता मिलेगा। और आपको फ्रेश वाटर चाहिए जो चीन में मौजूद नहीं है, सारे दरिया जो हैं बिल्कुल पोल्यूटेड हुए हैं, और फ्रेश वाटर आपको शक्सगाम से मिलेगा। तो ये एक जियोपॉलिटिकल बहुत ही अहम मुद्दा है। तो आप समझते हैं कि जो 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 ये जो चाइनीज का ये पूरा इंकर्जन थी, सब कुछ था, ये शख्स गांव के लिए था? नहीं, वो एक ही वजह नहीं थी। ठीक एक ठीक, तो एक वन ऑफ द सबक मैनी था। रीजंस। ठीक वो हमेशा 62 में भी हिंदुस्तान को सबक सिखाना चाहते थे। क्या ठीक तुम अमेरिका की तरफ जा रहे हो? हम बताएंगे हम आपको क्या कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बुनियादी ढांचा हमने शुरुआत की थी डेमचोक से
दौलत बेगोल्डी तक सड़क बना दे कि उस पे कुछ इलाके हैं जहां से चीन पे एक ऑफेंसिव किया जा सकता है, जैसे कि गलवान एरिया है, वहां से हमला हो सकता है, टीबीओ एरिया से हमला हो सकता है अक्साई चीन की तरफ से। एक और जगह है जहां से हिंदुस्तान, जो जैसे आप भी जानते हैं, जिसलिए कैलाश हाइट्स जो स्पैंगूर गैप है, वहां से भी चीन पे हमला हो सकता है। मैं एक और दो चीजें कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस मामले में इंडिया चाइना में भारत को यूरेशियन जो बड़े आजम है, लैंड मास है, उसको नहीं भूलना है, क्योंकि चीन और रशिया इस पे इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं। अमेरिका में उस पर खास इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका के सिक्योरिटी जो है पूरा जो समुद्री इलाका से है वो रखता है, क्योंकि ट्रेड वगैरह वहां से चल रहा है, इसीलिए इंडो पैसिफिक। तो मेरा कहना क्या है, वक्त इतना नहीं है, कहना यह है कि हिंदुस्तान की सरकार को, हमारे जो थिंकर्स हैं, एनालिस्ट को ये नहीं भूलना है कि यूरेशियन लैंडमास से ही कनेक्टिविटी हो सकती है। हमारे रिश्ते वेस्ट एशिया के साथ हों, अफगानिस्तान के साथ हों, मरकजी एशिया के साथ हों, चीन के साथ हों या रूस के साथ हैं, उस पे यूरेशियन लैंडमास, खासकर ईरान भी, उनके साथ अगर रिश्ते बनाने हैं, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि 38-40% हमारी जो तिजारत है वो साउथ चाइना सी से। ठीक ठीक। तो ये भी समझना है कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, जहां ईरान की तरफ से वो कॉरिडोर बनना था, जो हम उसमें मौजूद हैं, उस पर मुश्किल हो सकती है। तिब्बत का इशू है, अभी ये चीन घबराया हुआ है कि दलाई लामा, जो पिछले 600 साल से दलाई लामा नॉमिनेट होता है, वो एक प्रोसीजर होता है, तो उस पे दलाई लामा की बहुत ही अहमियत होती है। वो दलाई लामा है कहाँ, वो तो हिंदुस्तान में मौजूद वो तो है। हिंदुस्तान में अब तो चीन कहता आ रहा है कि हमारी सरकार नॉमिनेट करेगी दलाई लामा। तो ये हंसने वाली बात है, सारा आलम हंस रहा है। भाई एक रिलीजियस हेड है, पिछले 800,000 सालों से तिब्बत में वो रिलीजियस हेड एक तरीके से नॉमिनेट होता है। वो तरीका ठीक है, ये गलत है, ये तो आपको और मैं, हमारी वर्ड से मतलब इसका डिसीजन नहीं होगा। ये डिसीजन होगा जो ट्रेडिशनल पैटर्न है। तो मुझे सिर्फ एक चीज आपने भी पहले पूछा है, मगर इंडिया चाइना को जो हम जियोपॉलिटिकल डोमेन से देखें, वो डोमेन ये है कि इंडिया, ये समझना कि इंडिया बस अब क्वाड में फंसा हुआ है, इंडिया सिर्फ अमेरिका के साथ है, ये अगर मैं अपने नाजरीन को दो किताबों की तरफ इशारा देना चाहता हूँ। दोनों हमारे वजीर खारजा के सेक्रेटरीज रहे हैं में, शिवशंकर मेनन और जयशंकर तो इस वक्त वजीर खारजा है। दोनों ने बिल्कुल किसी शक के बिना ये कहा है कि कोई अमेरिका की या कोई और अलायंस में हिंदुस्तान कभी शामिल नहीं होगा, मल्टी वेक्टर पॉलिसीज होंगी। हाँ, चीन है, रूस है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, ये मेजर पावर्स हैं, इनके साथ रिश्ते बिल्कुल ठीक रहने चाहिए, ताकि जो आपके कौमी निफाद हैं उनको आप परसू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव, ये तो इमरान साहब बड़ी अच्छी बात है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो उसको मेंटेन करना ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं इसमें जरा पूछना चाहूंगा कि ये ऑन ग्राउंड हमें लग नहीं रहा है, खासतौर पे भी हमने रिसेंटली देखा, ये मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक में हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कि कोविड की सिचुएशन में हमने देखा है कि इसने इंडिया की जो इमेज है उसको बड़ा हर्ट किया है, रीजनली भी और ग्लोबली भी। स्पेशली देखें ना, यूएस के नजर में अब इंडिया की वो सिचुएशन जो है कि जिस तरीके से कोविड में एक्सपोज हुआ है पूरे का पूरा सेटअप, और क्वाड का जो एक पार्टनरशिप का मामला है उसमें भी हम देख रहे हैं। फिर नेबरहुड में आप देखें, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि जो रीजनल कंट्रीज थे उनको वैक्सीन देनी थी वो नहीं दे सके। तो ये जो मामला थे इसमें तो हम ये देख रहे हैं कि इवन फिर पाकिस्तान के साथ देखें, पाकिस्तान की जो तरफ थोड़ा सा दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया दोनों तरफ से, उसमें भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कोविड की जो थी वो एक रीजन थी, क्योंकि काफी ज्यादा मामला खराब हो गए हुए थे। तो
इसकी वजह से आप समझते नहीं है कि इंडिया का जो ओवरऑल इमेज है उसको डेंट हुआ है और वो हर्ट हुआ है? नहीं, वो उसमें तो ये तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दिस इज अ नो ब्रेनर। जी। जगह अगर आपका इस वक्त जो सूरत हाल है कोविड की वजह से, चीन की वजह से, दूसरा एक और वजह है कि इंडिया की इमेज में थोड़ी सी एक सेटबैक हुई है। मगर मैं तारीख का एक तालिब हूँ। अगर आप तारीख देखेंगे सारे आलम की, ऐसे सूरत हाल पैदा हो सकते हैं मुल्कों में कि आपको याद होगा कोई 1998 में या 97 में कहा जाता था सारे रीजन में, इलाके में, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ओवरऑल नेबरहुड में, दैट पाकिस्तान एज अ स्टेट हैज फेल्ड। क्या फेल हुई पाकिस्तान? तो मतलब ये तो ऑब्वियस सेटबैक्स हैं, मगर मुल्क जहाँ 130 करोड़ लोग हों, जहाँ इनकी इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी हो, नुमाइश की कैपेबिलिटी है, तकनीक की कैपेबिलिटी है, और पढ़े लिखे लोग हैं, डायनामिक इंस्पायरिंग लोग हैं जो आगे बढ़ाएंगे, ये सेटबैक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जो छवि है, इम्प्रेशन है, या जो पिक्चर है सारे आलम में, उस पर थोड़ा सा सेटबैक हुआ है, इस पर कोई शक नहीं है, मैं आपके साथ। मगर ये भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम हिंदुस्तान चीन की तरह नहीं है। जो बांग्लादेश में उनके सफीर हैं, वो जिस मुल्क में वो सफीर हैं, उस मुल्क को वो क्या कहते हैं, अगर आप गॉड की तरफ जाएंगे तो इसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि रिश्ते आपके चीन के साथ खराब। ये धमकी दे रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं, आप तो इतने वरिष्ठ जी। पत्रकार हैं इतने सालों से, क्या एक सफीर जो एक मुल्क पे क्रेडिट हुआ है, उसी मुल्क को क्रिटिसाइज कर रहा है हाँ, कि ये ऐसी दिस इज टोटली अगेंस्ट द डिप्लोमेटिक पॉलिसी? नाइसिटीज। नहीं, डिप्लोमेटिक नाइसिटी छोड़िए, ये नाइसिटी का सवाल नहीं है, ये सवाल है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए दिस इज, आई कॉल इट वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। अब आपके चीन के वुल्फ वॉरियर्स कहाँ जहां भी मौजूद हैं, अगर हमारी क्रिटिक करेंगे, हमारे खिलाफ कोई अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, तो हम आपको सबक सिखाएंगे। तो मेरे ख्याल में दोनों दोनों ये जो हिंदुस्तान और चीन के जो रिश्ते हैं, इनके, जैसे मैंने पहले कहा था कि इससे सबक क्या है, मेरे ख्याल में जनूबी एशिया के सारे ममालिक का एक सबक है कि हिंदुस्तान जैसे अभी तक पॉलिसी निभा रहा है, मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी, उसको आप निभाइए। सब मुल्कों के साथ मल्टीपल बरोबर। एंगेजमेंट्स रखिए। उससे क्या होता है कि अगर आप एक एरिया में थोड़े कमजोर होते हैं, जिस वक्त हिंदुस्तान इस वक्त है, तो बाकी एरियाज में तो आप ताकतवर हैं। अगर हमारे यहाँ महामारी है, तो मदद कहाँ से आती है? चीन से हम ले नहीं रहे हैं, मदद सारे आलम से आती है। ठीक तो बात। ये ख्याल रखना बहुत और जरूरी और है। और मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा-सा आखिर में इसी बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह आपने कहा कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, और मेरा ख्याल है उसमें टॉप पे पाकिस्तान-इंडिया रिलेशनशिप आ जाता है कि उसमें नॉर्मलाइज़ेशन और थॉइंग ऑफ द रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे बढ़ सकें दोनों मुल्क। नहीं, कोई शक नहीं है, आप हमेशा हम ये प्रोवोकेटिव सवाल उठाते हैं, बड़ा खुश हूं मैं, क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम में कहा है कि अ, गोली नहीं चली है जब से लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर पे, जब से ये हमने एक समझौता भी नहीं है, क्या है, वर्बल एरिया, अंडरस्टैंडिंग है। कोई लिखित नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। क्यों नहीं चली गोली, जब आप 30 साल से गोली रोक नहीं पाए 2003 से? तो मतलब कुछ बैक चैनल्स पे बातचीत हो रही है। ठीक, ठीक। मुझे शायद लगता है अगले हिस्से में आपने कहा कि अफगानिस्तान के बाद या बात करेंगे। हिंदुस्तान, मेरे ख्याल में बॉल अगर है तो हिंदुस्तान की कोर्ट में है, क्योंकि बिल्कुल। हिंदुस्तान की सरकार ने कुछ अब अरब ममालिक और अमेरिका की मदद से जो भी बैक चैनल में बातचीत हुई है, ये खुशखबरी ये भी है कि मोहित यूसुफ साहब अब उनके इमरान खान साहब के सलाहकार बन गए हैं। बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्यों मैं उनको जानता हूँ, उनके साथ पार्टिसिपेट किया हूँ ट्रैक टू इनिशिएटिव्स में, बहुत ही शाइस्तगरी से, भाई बहुत ही
विजडम के साथ वो आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि एंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल में बॉल हमारी कोर्ट में इसलिए है क्योंकि हमने कुछ प्रॉमिसेस किए थे कि हम कश्मीर में कुछ करेंगे। जहाँ पे मैं तो इसकी जानकारी सरकार से नहीं है, जो मैं सिग्नल देख सकता हूँ, जो कुछ भी रिपोर्टाज सारे आलम में आती है, तो उससे लगता है कि कश्मीर में जो हमने कुछ प्रॉमिसेस किए हैं उस अरेंजमेंट में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि क्या आगे कैसे बढ़ सकते और हैं। वो जो स्टेप्स हैं वो अभी तक लिए नहीं गए। सॉरी? वो जो स्टेप्स आप कह रहे हैं वो अभी तक इंडिया की तरफ से लिए भी नहीं गए हैं, तो इंडिया इसलिए की वो तरफ आगे से जहाँ में वो स्टेप्स क्या थे वो भी मुझे कोई देखिए, ना तो आपको ना तो हम दोनों सरकार में नहीं हैं, मगर जो आप लिखित सारे रिपोर्ट सारे आलम से आते हैं, तो वहां से लगता है कि कुछ भारत ने कुछ कदम प्रॉमिस किए थे, वो अभी तक नहीं हुए हैं। वो कब किए जाएंगे, क्या महामारी ने रोका है, क्या कोई और वजह है, मगर मुझे कोई डाउट नहीं है कि अभी भी बातचीत बैक चैनल में हो रही है। ठीक है। जी, अच्छा, वो हमारे लिए खुशखबरी है। फाइनली एंड वेरी ब्रीफली जरा थोड़ा सा अफगानिस्तान पे भी बात कर लें कि अफगानिस्तान की क्या सिचुएशन है और अब अफगानिस्तान को आप किस तरह आगे से मामले को रिजॉल्व होता हुआ देख रहे हैं, या होगा भी कि नहीं? बड़ी ये तो मेरे ख्याल में वक्त तो है नहीं, बस 10-12 मिनट में पहले तो आप ही ने अपने खुलासे में कहा था कि वो वायलेंस अभी जारी है। अब अमेरिका जिसने दो कदम जो सो $2 ट्रिलियन वहां पे रखे हैं, जो कोई 1.5-2 लाख लोग मरे हैं 20 सालों में, चले हैं, वापसी हो रही है, शुरुआत 1 मई से हुई है, तो मेरे ख्याल में 11 सितंबर में जब 20 साल हो जाएंगे उनके आने के बाद, तो वो सारे ट्रूप्स वापस ले जाएंगे। ये भी पहले सोच विचार हुआ था कि उसको बढ़ाया जाए। जो बाइडेन हैं वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के साथ, ओबामा उस वक्त चाहते थे कि बढ़ाया जाए और अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में रहे, मगर बाइडेन ने उसमें कहा कि उनको वापस ले जाना है। एक अंदरूनी दबाव भी है क्योंकि मिड वेस्ट और सदर्न स्टेट से जहां तक फौजी भर्ती होते हैं अमेरिका में, उन स्टेट्स में बहुत दबाव है कि आप फौजियों को वापस लाइए, क्योंकि उनको क्यों बिना किसी वजह के आप मौत की घाट उतारते हैं। तो ये भी एक और बात है। तीसरी बात यह है कि देखिए, अरब और तालिबान के जो रिश्ते हैं उनके सब करीब होने के जिम्मेवार सबसे ज्यादा अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका सोवियत यूनियन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने कर भी दिया, सोवियत यूनियन इम्प्लोड हो गया। मगर मुझे लगता है, संक्षेप में कहना चाहता हूं, इस वक्त सबसे अहम इलाकाई प्लेयर जो है वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, इस पे कोई शक नहीं, किसी आलम को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो उनके जो रिश्ते तालिबान के साथ हैं, जी। वो इन्फ्लुएंस रसूख है तालिबान के साथ, और तालिबान का रोल आगे कैसे होगा, उन पे कौन दबाव डाल सकता है, सिर्फ पाकिस्तान डाल सकता है। और ये भी समझना है पाकिस्तान को, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहना चाहता हूं कि एक तरह से आप अफगानिस्तान को शिप कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपको तैयार रहना चाहिए कि इम्पैक्ट जो होगा, अगर अफगानिस्तान आगे में कोई अंदरूनी सोशल सामाजिक रियलिटीज ऐसे हों, ज्योग्राफी ऐसी है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं, तो मेरे ख्याल में लॉन्ग रन में अगर हम देखें, एक तो आपने खुद ही पढ़ा होगा कि अशरफ गानी पहली बार उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पे के तालिबान के रिश्ते बहुत करीब हैं, उस पर डमार्च भी गया है पाकिस्तान की तरफ से। 3 हफ्ते पहले कमर बाजवा गए हैं वहां पे, फाइज हमीद जो DGISI है, उन्होंने अफगानिस्तान के सदर के साथ बात की है, अब्दुल्ला के साथ बात की है। तो इससे क्या होता है कि एक है कि देखिए, कुछ पैगाम मुझे लगता है, कुछ पैगाम हिंदुस्तान से भी बैक चैनल में गया है, इसीलिए अफगानिस्तान एक तरीके से जो इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों
जिसकी बात हमने अभी की है, उस पे जुड़ा हुआ है। वो पैगाम ये है, ये भी मैंने रिसर्च में आलमी जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो पैगाम ये है कि अमेरिका के विड्रॉल के बाद अ, अगर कोई मुल्क फँस सकता है अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा है, मगर वो फँस भी सकता है। तो ठीक। इसका फ़ैसला तो सिर्फ़ पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान साहब और ख़ासकर कमर बाजवा, उनका 1.5 साल और है। ठीक। क्योंकि कोई भी मुल्क, ये बहुत ही अहमियत रखता है, ये जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो चीन हो, अमेरिका हो, रूस हो, टर्की हो, ईरान हो, कोई भी मुल्क एक चरमपंथी जैसे एक्सट्रीमिस्ट सरकार अफ़गानिस्तान में हो, जिसे आप इस्लामिक अमीरत ऑफ अफ़गानिस्तान भी बुलाएँ, मगर वो चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट हो नहीं सकती है, क्योंकि कोई मुल्क उसको हिमायत नहीं करेगा। इन मुल्कों में से वो ये मेजर प्लेयर्स हैं। ठीक। दूसरी जो है कि अब ये है कि अफ़गानिस्तान की सरकार को क्या होगा? क्या वो काबू में पाएगी? इस पे सवाल उठाए जाते हैं। कोई लोग ऐसे भी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरकार गिरी तो इंडियाज़ गेम इज़ अप। मेरे ख्याल में वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज का अफ़गानिस्तान, पहले भी मैंने आपसे इसके बाद ज़िक्र किया है, आज का अफ़गानिस्तान 1996 का अफ़गानिस्तान नहीं है। नहीं है। ठीक, ठीक। पिछले पिछले इतने सालों में जो तरक्की हुई है, तालीम, ख़वातीन की जो प्रोग्रेस हुई है, बच्चों की पढ़ाई, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, समाज बदल गया है। तो ये भी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो या टर्की हो या ईरान हो, चीन हो, रूस हो, जो प्लेयर्स हैं आगे बढ़ाने के, उनको ये सोच ये करना सब है। ठीक, ठीक। मगर मगर अगर खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान की सरकार सूरत हाल को काबू में नहीं पाती है, तो मुझे हमारे एक बहुत ही फ़ेमस शायर के कुछ अल्फ़ाज़ याद आते हैं, सुनाना चाहता हूँ। किसको खबर थी, किसको यकीन था, ऐसे भी दिन आएँगे। जीना भी मुश्किल होगा और मरने भी ना हाँ, हाँ। ये हालत होगी अगर नापायदारी अफ़गानिस्तान में, हाँ, वो सही बात। किसी के मुज़ाफ़े के लिए नहीं, नहीं है। सबके लिए चुनौती है। तो एक और जो बात है, वो ये कि तालिबान क्या करेगा? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि तालिबान भी काफ़ी बदला है, मगर उनके जो ख़यालात हैं आज़ाद ख़याली के, वो सोच विचार के लोग नहीं हैं। वो मैंने एक बार ज़िक्र किया था, एक पूरा दिन मैंने तालिबान के कुछ नुमाइंदे बड़े हाई लेवल के साथ एक पूरा दिन निकाला, और उसके बाद मैंने कहा कि ये किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। ये 7 साल की बात है, 6 साल की बात ठीक, ठीक। है। आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर तालिबान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, अगर वो गारंटी नहीं देता है कि वो पीस टॉक्स में आएगा और एक मिली-जुली सरकार बनाएगा, जो जो बाइडेन की इस वक़्त उम्मीद है कि जब हम सारे निकल जाएँगे, वापसी होगी, तो तालिबान का कॉम्प्रोमाइज़िंग स्टैंड रहेगा, तालिबान पीस प्रोसेस पे आएगा, एक कोएलिशन बनाने के लिए तैयार है। मगर सबसे बड़ा सवाल आप उठा सकते हैं, मैं उठा सकता हूँ, आईन कहाँ का होगा? क्या वो कौन सा? आईन होगा जैसे पाकिस्तान में है या हमारे यहाँ या बाकी लोग मुल्कों में है? क्या ठीक, वो आईन सिर्फ़ एक तरीके की चरमपंथी का आईन आईन है? ठीक। चीन चलें जो जी, है, ये चीन की अफ़गानिस्तान में जो इस वक़्त जो पॉलिसीज़ हैं, वो क्या हैं? पहले तो उनका रोल बड़ा लिमिटेड रोल है, ये मानना है। ठीक। वो एक तरह से चाहते थे कि अमेरिका हटे, दूसरी तरफ से चाहते हैं कि अमेरिका वहाँ बरकरार रहे, क्योंकि वहाँ पे नापायदारी होएगी तो हमें क्या होगा, चीन को क्या होगा? क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ा खतरा जो है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है चीन का। एक तो कि क्या हम मिनरल रिसोर्सेज़, जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ अफ़गानिस्तान में हैं, क्या हम उसका एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? और उससे ज़्यादा मुद्दा जो उनके सामने है कि किसी तरह से
जैसे ईस्टर्न तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट Yeah. एटिम जिसे कहा जाता है, जो जिंजियांग में काम चल रहा है, किसी तरह से दहशतगर्दी अफगानिस्तान वाखान कॉरिडोर की तरफ से चीन में उस एरिया में न आए, तो इसीलिए उन्होंने कुछ मिलिट्री प्रेजेंस के लिए कुछ प्रस्ताव प्रपोजल्स अफगानिस्तान को दिए थे, और अफगानिस्तान की सरकार ने बिल्कुल रद्द किए हैं, इमीडिएटली रद्द किए हैं कि वो कोई और मिलिट्री उस एरिया में नहीं देखना चाहती है। पर ये भी बात ठीक है कि अफगानिस्तान सरकार कभी किसी टेररिस्ट को उस इलाके में, चीन के इलाके में जो नेबरहुड है उस एरिया में, नंगनहार वो तो वाका ठीक, कॉरिडोर का एरिया है, तो चलें इस पे इरमाद साहब मेरा ख्याल है कि हमारा कंसेंसस है कि जो भी सोल्यूशन हो वो मसलहत पसंदी के साथ और हिकमत के साथ निकाला जाए, और तमाम जो एक्टर्स हैं और तमाम फैक्टर्स जो हैं उनको मिल के इस पे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी या एक ग्रुप की जो है हुकूमत है या कोई भी रास्ता जिसमें सिर्फ एक ग्रुप हो वो काबिल कबूल ना किसी और को होगा, ना शायद पाकिस्तान को भी होगा। मेरा ख्याल भाई ये है। हमारी हिंदुस्तान की सरकार की पॉलिसी भी यही है। वो अगर मैं जैसे मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान में बैक चैनल में ये बात भी जरूर मौजूद होगी कि हम इस पे कॉम्पिटिटिव एक पॉलिटिक्स ना करें, हम कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स, हम हिंदुस्तान जानता है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बहुत अहमियत रखता है। ऐसे ही पाकिस्तान को भी जानना है कि ये 1996 की सूरत हाल नहीं है, जब सिर्फ 3 मुल्क अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज कर रहे थे। एक तो सऊदी अरब था, दूसरा यूएई यूएई था, और और तीसरा पाकिस्तान। ठीक अब आप ठीक। देखते हैं सऊदी अरब और यूएई का हाल इस वक्त क्या है, उसके रिश्ते हिंदुस्तान के साथ कितने करीब हुए हैं। हाँ तो हाँ मेरे ख्याल में जैसे आपने बहुत ही अच्छे अल्फाज में कहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स में हैं, ये पूरे स्टेक होल्डर्स मिलजुल के, ये मिलजुल के यूनाइटेड करें। नेशंस का काम नहीं चले है, वी यूनाइटेड कैन वी नेशंस कैन कभी नहीं वी कैन होप फॉर द बेस्ट इरमाद साहब, और दुआ कर सकते हैं, और आप तो हमेशा दुआ गो रहते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाती है और आपसे हम स्ट्रेंथ हासिल करते हैं, कुव्वत हासिल करते हैं, तकवीयत हासिल करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट थैंक वीक यू आपसे वेरी मच, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आदाब।